Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi and welcome to Magnet Brains. So students, हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग अपनी जो 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर 4 है दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इसका वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं। मतलब कि इस एक ही वीडियो में हम जो अपना पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग जो हैं अपनी जो संदीप गर्ग रेफरेंस बुक है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके वन शॉट रिवीजन देख रहे हैं। साथ ही साथ में जो आपकी चैप्टर के बाद में जो अनसॉल्व क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि सेम गोज टू दिस चैप्टर, जितने भी आपके नेशनल इनकम के जितने भी अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स हैं हम वो सारे प्रैक्टिकल्स सॉल्व करेंगे। बस उसके लिए जो है आपको आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें सीक्वेंस वाइज देखते जाना है। पहले आपको वन शॉट रिवीजन मिलेगा, उसके बाद में आपको कुछ वेरी शॉर्ट आंसर वाला मिलेगा, फिर शॉर्ट आंसर मिलेगा, फिर लॉन्ग आंसर मिलेंगे और फिर जो हमारे अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स हैं वो मिलेंगे। मतलब कि हम लोग जो है अपना जो पूरी ये संदीप गर्ग है उसकी एक एक जो चीज है वो पूरी सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट रहे। और जब आप इतने सारी चीजें सॉल्व कर लोगे तो अगर कहीं बाहर से भी कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो वो भी आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके तो वो सारी चीजें लाइंड अप है, वो इसके बाद में आती जाएंगी। फिलहाल इस चैप्टर में इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम लोग जो हैं अपना जो चैप्टर है उसका वन शॉट रिवीजन देखेंगे। उसमें जितनी भी चीजें समझनी है पढ़नी है वो सब कुछ पढ़ लेंगे ताकि आगे जो है हमारे पास में समझने के लिए बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। मतलब कि ये नहीं रहेगा कि भाई ये ऐसा तो ऐसा क्यों या ऐसा क्यों नहीं। ठीक है, वहां पर सिर्फ हमें इतना समझना होगा कि कैसे हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बता चैप्टर सबसे पहले जो है हम लोग इसका देखेंगे ओवरव्यू में हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के नेम्स देखने वाले हैं कि ये चीजें हम लोग अपने इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर मैं कुछ नहीं समझाऊंगी, हम डायरेक्टली जंप करेंगे अपना जो समझने वाला जो पार्ट है या हम बोलें कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा उस पर। ठीक है तो क्या क्या पढ़ेंगे हम? इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले, तो ये जो हमारा चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर आएंगे कुछ वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों ही मेथड जो होते हैं टू कैलकुलेट योर नेशनल इनकम या फिर टू मेजर योर नेशनल इनकम, तो इन तीनों ही मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे। कैसे जो है कैलकुलेशन किया जाता है, क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखना है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फिर आता है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। ठीक है ये क्या होती है वो समझेंगे। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी पढ़ेंगे और फिर आता है जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विथ इंट्रोडक्शन। नेशनल इनकम क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिए हमारा जो थर्ड चैप्टर था आपकी संदीप गर्ग में वो था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड आई होप सो कि वो जो चैप्टर है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बिकॉज अगर आपने वो चैप्टर कंप्लीट नहीं किया होगा तो आप लोगों को ये चैप्टर भी समझ नहीं आने वाला है। तो आई होप सो कि आप लोगों ने वो जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। उसमें स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिफरेंट चीजें पढ़ी थी। हम लोगों ने पढ़ा था डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स क्या होते हैं, डोमेस्टिक इनकम के एग्रीगेट्स क्या होते हैं। जो डिफरेंट एग्रीगेट्स थे वो सारे हम लोगों ने पढ़े हैं, राइट। तो आई होप सो कि वो चीज आप लोगों को क्लियर है। ठीक है अब नेशनल इनकम होती क्या है, अगर इसे मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करती हूं? तो नेशनल इनकम को हम बोलते हैं NNP8FC, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये चीज आपको तभी क्लियर होगी जब आपने आपका चैप्टर 3 पढ़ा होगा। अगर चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स तो मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि अभी के लिए इस वीडियो को पॉज करो और पहले जाकर अपना चैप्टर 3 कंप्लीट करो, फिर अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना। बिकॉज अगर आपने वो नहीं पढ़ा होगा तो आपको इसे समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है नाउ नेशनल इनकम होती है आपकी क्या, NNP8FC। यही मैं बात करूं डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, तो डोमेस्टिक इनकम होती है आपकी NDP8FC। ओके अब हमारे पास में टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, 4 एग्रीगेट्स होते हैं जो कि नेशनल प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग या नेशनल प्रोडक्ट के लिए हम लोग देखते हैं और 4 एग्रीगेट्स होते हैं जो कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए देखते हैं। ठीक है कौन कौन से होते हैं एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लें तो आपका आता है GDP8MP, राइट। फिर आता है आपका NDP8MP,
देन कम्स GDP एट FC एंड NDP एट FC, ठीक है। अब इन्हीं सब में हम जो है इस D को किससे जो है रिप्लेस कर दें, N से रिप्लेस कर दें, तो वो बन जाए हमारे नेशनल प्रोडक्ट के जो भी एग्रीगेट्स है वो सारे। जैसे कि हम क्या बोलेंगे, GNP एट MP, देन कम्स NNP एट MP, फिर आता है आपका GNP एट FC, और फिर ये आता है आपका NNP एट FC, ठीक है। तो ये कुछ हमारे डिफरेंट एग्रीगेट्स होते हैं, ये कुछ 8 एग्रीगेट्स हम लोगों ने अपने प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़े थे। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकी डेफिनेशन कैसे की दी जाती है, वो भी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। देखो ये जो आपका G होता है स्टूडेंट्स, ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ग्रॉस को। अगर G है तो हम बोलेंगे ग्रॉस, और अगर N है तो हम क्या बोलेंगे, नेट, जो फर्स्ट वाला हमारा लेटर है वो। फिर जो हम है मिडिल लेटर पर आए तो ये क्या है, ये है N। N किस चीज को डिफाइन करता है, नेशनल को, और जो ये D है ये डिफाइन करता है डोमेस्टिक को। जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के एग्रीगेट्स हैं जिसमें सब में मिडिल में D आ रहा है, ये सब कुछ जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। जब ये D आता है तो डोमेस्टिक टेरिटरी याद रखना है, और जब N आता है तो नॉर्मल रेसिडेंट्स जो प्रोडक्शन करते हैं वो हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इतना ही डिफरेंस होता है। MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस, मतलब कि जो मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, और FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि जो मनी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की। इट मींस कि जब वो प्रोड्यूस हुए तो फैक्टर कॉस्ट कितना लगा वो जो है वो FC डिफाइन करता है। ओके, आई होप सो कि इतनी चीजें जो है ये आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब जो है हम थोड़ी सी जो आपकी नेशनल इनकम की डेफिनेशन है वो देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। अब जैसे कि हमें पता है नेशनल इनकम क्या होती है, NNP एट FC होती है, राइट। हमें क्या पता है, N इज व्हाट, N होता है आपका नेट, फर्स्ट वाला जो N है। ये FC के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे मनी वैल्यू, ठीक है। तो ये नेट मनी वैल्यू आया। उसके बाद में ये जो N है, जो मिडिल वाला N होता है, वो किस चीज के लिए, वो डिफाइन कर रहा है नेशनल प्रोडक्ट, है ना। तो नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, ये है आपका नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू किया गया प्रोडक्शन, ठीक है। तो आपकी जो डेफिनेशन है उनमें ये टर्म्स आने चाहिए, ठीक है। सो नेशनल इनकम रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal residents of the country during a period of 1 year, ठीक है। नेशनल इनकम क्या है, नेट मनी वैल्यू है सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये होती है आपकी नेशनल इनकम। नाउ स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे, हर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, लेकिन एक चीज जो समझनी है सबसे पहले वो ये है कि जब हम इन तीनों में फॉर्मूले यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो किसी में भी आप लोगों को डायरेक्टली NNP एट FC नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे कि आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, जब हम इससे कैलकुलेशन करते हैं, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है GDP एट MP, फिर हम GDP एट MP को कन्वर्ट करते हैं किसमें, NNP एट FC में, अगर हमें नेशनल इनकम चाहिए तो, ठीक है। तो इस वे से जो है चीजें चलती है। अब कैसे कन्वर्जन करते हैं ये हम लोगों ने अपना जो चैप्टर 3 है इसमें पढ़ा है, इसीलिए मैं बोल रही हूं कि अगर आपने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है तो आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग मैंने वो चैप्टर पढ़ा दिया है, तो मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को वो सारे कंसेप्ट पता है। इसलिए मैं हो सकता है कि यहाँ पर उतना डिटेल में ना समझाऊं या उतने अच्छे से ना बताऊं जितना अच्छे से मैंने उस चैप्टर में बताया होगा या उस वीडियो में बताया होगा, राइट। इसलिए आपको पहले जो है अपना चैप्टर 3 पढ़ना है, फिर आकर इस चैप्टर 4 को पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसमें क्या आएगा, GDP एट MP जो है वो आता है, और फिर उसके बाद में इस वजह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही जो वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड है उनमें भी आपको डायरेक्टली NNP एट FC नहीं मिलता है, उसमें भी जो है प्रॉपर जो है हमें कन्वर्जन करना पड़ता है। ओके, तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद आवर फर्स्ट मेथड, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड बहुत ही सिंपल, और मैं बोलूंगी कि ये हमारा
वन ऑफ द सिंपलेस्ट हम बोल सकते हैं वैल्यू एडेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड में से जो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ हमारा मेजरमेंट या हम बोलेंगे मेथड है वो यही होता होगा वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। अब इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड रिफर्स टू दी एडिशन ऑफ वैल्यू टू दी रॉ मटेरियल बाय अ फर्म, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड जैसे कि उसका नाम ही बता रहा है वैल्यू एडिशन हुआ है इसमें, ठीक है। अब किस चीज में वैल्यू एडिशन हुआ है? देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले एक जो फर्म होती है वो रॉ मटेरियल्स लेती है और इन रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करती है इनटू फाइनल गुड्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास में वुड है, ओके, एक कोई फर्म है जो कि फर्नीचर बनाती है, टेबल्स बना रही है, चेयर्स बना रही है विद द हेल्प ऑफ वुड। तो ये जो फर्नीचर बना रही है, ठीक है, वो फर्म क्या कर रही है, जो उनके पास में रॉ मटेरियल आया वुड, उसको कन्वर्ट कर रही है इनटू फाइनल गुड्स, दैट इज लेट्स से टेबल, ठीक है। वुड को कन्वर्ट कर रही है किसमें? टेबल में। तो वो जो फर्म है वो इस वुड की वैल्यू में क्या कर रही है? एडिशन कर रही है, ठीक है, वुड की वैल्यू बढ़ा रही है। मान लो ये जो टेबल आपको मिल रहा है ये मिल रहा है कुछ 1000 रुपीज का, तो उसमें कोई 1000 रुपीज का वुड नहीं लगा होगा। वुड हो सकता है कि उस कंपनी को मिला हो 100 रुपीज में या फिर हम बोलते हैं 200 रुपीज में। तो देखिए एक वुड जिसकी क्या वैल्यू थी, 100 या 200 वैल्यू थी, उसको एक फर्म ने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? उसकी वैल्यू को 1000 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ उसमें थोड़ा सा क्या करके, वैल्यू एडिशन करके, मतलब कि उसमें जो है और थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके, उसमें जो है प्रॉपर टेक्सचर बना के, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उसकी जो वैल्यू है वो उसमें एडिशन हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये जो आपका वैल्यू एडिशन मेथड है वो यही बोलता है कि रॉ मटेरियल्स में कितनी वैल्यू ऐड हुई है, वो इसके वे से जो आपका नेशनल इनकम शो की जाती है, निकाली जाती है, वो आती है आपकी वैल्यू एडेड मेथड में, ठीक है। जैसे कि नेम ही बोल रहा है वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड मेथड, तो वो वैल्यू एडिशन को ही जो है मेजर करता है, ठीक है। ये जो है वैल्यू एडिशन के बेसिस पर ही होगा। जैसे कि आपका जो ये है फॉर्मूला है वो भी अगर हम देखें तो क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि हम कोई भी गुड्स को खरीद रहे हैं, किसी भी चीज को खरीद रहे हैं, ठीक है, इस पर्पस से कि उसमें हम और क्या करेंगे, उसमें और हम अभी प्रोसेसिंग करेंगे और उसमें जो है अभी हम और वैल्यू ऐड करेंगे और फिर उसको सेल करेंगे, ठीक है। या तो हम रीसेलिंग की पर्पस से डायरेक्टली उसको रीसेल करने के लिए अगर खरीद रहे हैं तो वो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, या फिर हम जो है किसी भी पर्टिकुलर गुड को खरीद रहे हैं ताकि उसमें और प्रोसेसिंग करके उसकी वैल्यू बढ़ाकर उसको सेल करेंगे। मतलब कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, ठीक है, कि आपने रॉ मटेरियल्स को खरीदा है ताकि आप उनकी हेल्प से किसी फाइनल गुड को बना सको और प्रॉफिट अर्न कर सको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब जैसे कि मान लो कि मेरी कोई शॉप है, मैं गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरी शॉप है, मैं क्या करती हूं, मैं गुड्स को सेल करती हूं, ठीक है। अब मैंने जब गुड्स खरीदे हैं किसी से तो वो मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। क्यों? बिकॉज मेरा जो लास्ट वर्क है वो क्या है, टू सेल दी गुड्स एंड अर्न प्रॉफिट, ठीक है। गुड्स को सेल करो, उससे जो मुझे प्रॉफिट जनरेट हुआ, जितना मैंने खरीदा और जितने में मैंने बेचा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरी इनकम बनेगी, राइट। तो मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, टू सेल द गुड्स। मुझे वो परचेज मैंने क्यों किया, टू सेल, तो वो मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि या तो ये रॉ मटेरियल्स का कंजम्पशन है कि आपने रॉ मटेरियल्स खरीदे इस पर्पस से कि आप उसे जो हो उसमें और प्रोसेसिंग करके उसमें वैल्यू ऐड करो और उसको सेल करो, ठीक है। तो जैसे कि आपका वैल्यू एडेड जो फॉर्मूला है वो क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट क्या है, जो फाइनल गुड्स या सर्विस होगा वो, ठीक है। तो आउटपुट दैट इज, हमारा आउटपुट क्या है, यहाँ पर टेबल है, टेबल मिला हमें 1000 रुपीज का, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसमें से हमें माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मान लो कि हमारा जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसमें सिर्फ वुड ही आ रहा है और वो था 200 रुपीज का, ठीक है।
तो अब आपकी वैल्यू एडिशन कितनी हुई है, वैल्यू एडेड कितना हुआ, 1000 माइनस 200 दैट इज 800 रुपीज का। तो ये सीधा सीधा क्या शो कर रहा है कि हमने 800 रुपीज की वैल्यू एडिशन की है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वैल्यू एडिशन। आई होप सो कि इसका जो मतलब है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे फाइंड आउट की जाती है, देखो ये भी होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि नहीं भी गिवन हो। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, कितना सेल्स हुआ है और चेंज इन स्टॉक। अब ये जो आपका सेल्स और चेंज इन स्टॉक है इन्हें भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। कैसे, सेल्स को फाइंड आउट करने का सीधा सा जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। जैसे कि मान लो कि मैंने जो है सेल्स की है 5 यूनिट्स ऑफ गुड्स की, जिनकी प्राइस कितनी है, जिनकी प्राइस है 10 रुपीज की, ठीक है। तो अगर मुझे सेल्स निकालना है तो सेल्स क्या होगी, क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस, ठीक है। तो दैट इज व्हाट 5 इंटू 10, तो टोटल जो है मैंने 50 रुपीज की जो है सेल्स की है, राइट। तो ये क्या आई, ये आई मेरी सेल्स। वही मैं चेंज इन स्टॉक की बात करूं तो चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जब भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होती है वो जब क्लोज हुई तो वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक, और नेक्स्ट जो ओपनिंग स्टॉक होता है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये होता है आपका चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है डायरेक्टली तो इस वे से आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो इस वे से करते हैं, और चेंज इन स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस वे से करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज जो है आप लोगों को क्लियर हो गई है, ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ जो वैल्यू एडेड है स्टूडेंट्स, जब हम ये फाइंड आउट करते हैं तो ये हमें देता है GVA at MP। GVA at MP का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ओके। नाउ इस GVA at MP को हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या बोल देंगे, GDP at MP, ठीक है। GVA at MP को हम लोग GDP at MP जो है वो मानते हैं, ओके। तो दैट मीन्स कि हमें क्या समझ में आया कि वैल्यू एडेड मेथड से जब हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, हमें मिलता है GDP at MP, ठीक है। और इस GDP at MP को फिर हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, नेशनल इनकम में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चैप्टर 3 में पढ़ा था, तो क्या अब मैं नहीं पढ़ाऊं, चैप्टर 3 में पढ़ा तो दिया, तो अब मैं क्यों पढ़ाऊं वापस, लेकिन नहीं, मैं एक बार फिर से आपको जो हूं रिवाइंड करवा देती हूं कि कैसे कन्वर्जन होता है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, वैल्यू एडेड मेथड में GVA at MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GVA at MP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड प्लस GVA at MP ऑफ टर्शरी सेक्टर, ठीक है। मतलब कि ये चीज तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है कि हमारी जो इकोनॉमी है उनमें 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ठीक है। ये जो तीनों सेक्टर है इनका जो तीनों ही सेक्टर का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, अगर हम उन सबको ऐड कर दे तो हमें मिलता है क्या, GDP at MP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये पूरी हमारी कंट्री का ही हो गया ना, तीनों ही सेक्टर ले लिए हमने, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ले लिया, तो आपको क्या मिल गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल गई है, ठीक है। अब ये मिल गई है स्टूडेंट्स, तो इससे हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो आपको क्या मिला है, GDP at MP मिला है, और आपको अगर डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है, जो कि क्या होती है डोमेस्टिक इनकम, NDP at FC होती है। कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तो इस G को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, N में, राइट। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, तो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन को, तो आपको क्या मिलेगा, नेट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो G है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, N में कन्वर्ट हो गया। अगर हम मैं सेकेंड लेटर देखूं तो यहाँ पर D है, दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये, और यहाँ पर भी D है, तो ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पर कोई भी काइंड ऑफ कन्वर्जन नहीं करना है हमें। फिर ये क्या है, ये है MP और ये है FC, राइट। दैट इज ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है, तो अब मुझे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो कम होता है और मार्केट प्राइस आपका ज्यादा आता है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, राइट।
तो हम क्या करेंगे, हम इस जीडीपी एट एमपी में से माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो आपको क्या मिलेगा, एनडीपी एट एफसी। ठीक है, मतलब कि जब आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो वो बन गया एन, और इधर एमपी को जब एमपी में से हमने माइनस कर दिया क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको मिल गया एफसी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गई आपकी डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपी एट एफसी। अब अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट एफसी होती है। एनडीपी एट एफसी और एनएनपी एट एफसी में कितना डिफरेंस है, यहाँ पर है डी और यहाँ पर है एन, राइट, यही है, बाकी चीजें तो सेम है। तो इस डी में अगर मैं ऐड कर दूं एन एफ आई ए तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, राइट। डोमेस्टिक में हमने ऐड कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल मिल जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें एज इट इज सेम है। देखिए ये भी फैक्टर कॉस्ट पर है और ये भी फैक्टर कॉस्ट पर है, ये इधर भी नेट है और इधर भी नेट है ना। तो जब आप डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आपको मिलता है क्या, नेशनल इनकम। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे होने वाला है। इजी सा प्रोसेस था। सबसे पहले आपको आपका फॉर्मूला यूज करना है जिसकी हेल्प से आपको मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी अगर एक एग्रीगेट अगर आपके पास में आ गया है तो फिर आप इसकी हेल्प से जो बाकी के जितने भी एग्रीगेट्स हैं वो कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो और डेप्रिसिएशन हो तो कोई सा भी एग्रीगेट फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, आई होप सो कि ये जो आपका फर्स्ट वाला मेथड है ये क्लियर है। नाउ प्रिकॉशंस को बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना है और प्रिकॉशंस को हमें ध्यान भी रखना है। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है बिकॉज जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो छोटी छोटी सी चीजें जो होती है वो जरूरी हो जाती है पढ़ना। अगर हमने छोटी छोटी सी चीजों को नहीं समझा तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो सकता है और हमारे जो मार्क्स हैं वो कट हो सकते हैं, जो कि हमें करवाना नहीं है, राइट। तो इसलिए हमें प्रिकॉशंस पढ़ना जरूरी है। प्रिकॉशंस क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स को हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसका क्या रीजन है स्टूडेंट्स, तो देखो उसका सिंपल सा रीजन है कि एक जो जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था किस चीज का, टेबल का। ठीक है, टेबल था हमारा फाइनल गुड, इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा वो कौन सा था, वुड। ठीक है, वुड की वैल्यू कितनी ली थी स्टूडेंट्स, ये हमने ली थी 200 रुपीज। ये जो 200 रुपीज का वुड है या ये जो 200 रुपीज है ये ऑलरेडी आपके इस टेबल की जो 1000 रुपीज की वैल्यू है ना इसमें एडेड है। इस 1000 में ये जो 200 है ये ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड को सेपरेटली जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंक्लूड कर लिया, मतलब कि मैं बोल रही हूं कि मैं 1000 प्लस 200 करूं क्योंकि भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी तो था 200 का, तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ऑलरेडी 200 जो है वो इसमें इंक्लूडेड है और आपने उसको अगर एक और बार इंक्लूड कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी डबल काउंटिंग। ठीक है, वो फिर वो जो आपकी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है वो अराइज हो जाएगी एंड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से हमें बचना है। रीजन ये है कि इसमें आपकी जो नेशनल इनकम है वो ज्यादा आएगी। ओके, वो बढ़कर दिखेगी कि नेशनल इनकम जो है वो ज्यादा है। ठीक है, ये 200 रुपए से ज्यादा दिखेगी जो कि हमें नहीं दिखाना है, इसलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। जब गुड्स बनते हैं स्टूडेंट्स तो गुड्स को बनने में जितने भी रॉ मटेरियल्स लगे, उसके बाद में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, जितना भी वाटर बिल आया, जितने भी मशीनरीज का बिल आया, जितने भी टैक्सेस पे किए एक प्रोड्यूसर ने, वो सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं किसमें, आपका जो आप जो कोई भी गुड को खरीदते हो, एक जो फाइनल गुड होता है। ठीक है, उस गुड में उस गुड की जो प्राइस है उसमें ये सारी वैल्यूज इंक्लूडेड होती है। एक प्रोड्यूसर ने जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर किया उसने एक होलसेलर को दिया, होलसेलर ने फिर किसी और को दिया, फिर वो अल्टीमेटली किसी और पर्सन के पास में आया, तो बीच बीच में जितना जितना प्रॉफिट जिस जिसको अर्न करना है वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है उसमें। इसलिए जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसकी वैल्यू आपको कभी भी आपके नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना है। नेशनल इनकम से मेरा मतलब है कि ये जो सारे एग्रीगेट्स हैं इनमें किसी में भी वो इंक्लूड नहीं होने वाला है। ओके, ये चीज का ध्यान आप लोगों को रखना है।
ठीक है, आई होप सो कि ये क्लियर हो गया है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन कभी भी आप इंक्लूड नहीं करोगे। अगर आपने इंक्लूड किया तो कौन सी प्रॉब्लम अराइज होगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है सेकेंड वाला, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। जो सेल और परचेज है सेकेंड हैंड गुड्स का वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, अब देखो सिंपल से एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एक स्कूटी खरीदी है, ठीक है, स्कूटी खरीदी है मैंने कुछ 50,000 रुपीज की, ओके। अब जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम खरीदी, मैंने एकदम फ्रेश खरीदी है, ओके, तो इसकी जो वैल्यू है वो किस में ऐड हो गई है, वो ऐड हो गई है हमारी नेशनल इनकम में। ठीक है, मतलब कि ये जो स्कूटी है इसकी वैल्यू आपकी जो नेशनल इनकम है उसमें ये 50,000 ऐड हो चुकी है। ठीक है, मैंने इस स्कूटी को चला ली, या फिर मान लो मुझे वो मैंने नहीं चलाई, मान लीजिए कि मैंने स्कूटी खरीदी लेकिन मुझे पता नहीं आया, मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो इसे सेल कर रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने उसको नेक्स्ट डे ही सेल कर दी। ठीक है, नेक्स्ट डे सेल करी मैंने किसी मिस्टर ए को, ओके, मैंने मिस्टर ए को सेल की और मैंने उनको बोला कि भाई मैंने कल ही खरीदी थी, मैं तो पूरे 50,000 में सेल करूंगी। लेकिन मिस्टर ए ने बोला कि नहीं 50,000 में क्यों, ये तो सेकेंड हैंड है, फिर भी कुछ भी बोलो है तो सेकेंड हैंड ही, 50,000 में नहीं लूंगा। मैंने बोला चलो ठीक है 45,000 में खरीद लो इसे। तो इन्होंने क्या किया, 45,000 में इसे परचेस कर दी। अब अगर मैं इस 45,000 को फिर से अपनी इस नेशनल इनकम में इंक्लूड करूं तो हमारी जो नेशनल इनकम है स्टूडेंट्स वो इस एक्स्ट्रा 45,000 से बढ़ जाएगी। देखो क्या कोई नया गुड का प्रोडक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ, ये स्कूटी का प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका था, है ना। उसको जब मैंने खरीदी, या फिर हम बोले कि जब उसका प्रोडक्शन हुआ था या वो जब सेल की गई थी तब उसकी वैल्यू इंक्लूड हो गई। मैंने तो उसे और किसी को सेल की तो कोई नई स्कूटी नहीं बनी, वो ऑलरेडी मेड थी, राइट। तो कोई भी क्या एक्चुअल में हमने कोई वैल्यू एडिशन किया था क्या, नहीं किया ना। जब सेकेंड हैंड में सेल कर रही हूँ मतलब कि मैं किसी और को सेल कर रही हूँ, ऑलरेडी जो मैंने परचेज किया उसको, तो क्या कोई न्यू वैल्यू एडिशन हुआ क्या हमारी कंट्री में, नहीं हुआ, राइट। आपकी कोई भी न्यू गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। सेम गोज टू दिस, जब आपने स्कूटी ऑलरेडी जिसकी वैल्यू ऐड हो चुकी है, अगर मैं उसकी वैल्यू फिर से ऐड करूंगी तो इससे जो मेरी नेशनल इनकम है वो मुझे थोड़ी ज्यादा दिखेगी, जो कि एक्चुअल में उतनी है नहीं, राइट। तो ये क्या होगा, ये होगा मिसकैलकुलेशन या अनएप्रोप्रिएट मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम, राइट। तो ये चीज क्या हो गई, ये हो गई गलत। इसलिए आपका जो सेल या परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स है वो कभी भी इंक्लूड नहीं किए जाते। उसका रीजन यही है कि जो फर्स्ट टाइम में जब वो परचेज या सेल की जाती है तब उसकी जो वैल्यू है वो ऐड हो जाती है। अगर हम वापस ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, जो आपकी नेशनल इनकम है उसमें फिर से वही हो गया कि डबल काउंटिंग हो गई है। ठीक है, मतलब कि एक और बार काउंट हो गया और अल्टीमेटली जो आपकी नेशनल इनकम है वो एक्सीड होके दिखेगी। मतलब कि मान लो कि सिर्फ वो एक ही गुड का प्रोडक्शन हुआ था तो नेशनल इनकम कितनी आनी थी, 50,000 आनी चाहिए थी, लेकिन जब मैंने उसको सेल कर दी और अगर मैंने उसको भी ऐड कर दिया तो वो कितने आ गई, 95,000 आ गई थी। तो ये गलत हुआ ना, 50,000 की जगह 95,000 दिख रहा है तो वो चीज गलत है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये जो हमारा सेकेंड वाला पॉइंट है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। वो सर्विसेज का प्रोडक्शन जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि कोई एक टीचर है वो अपने ही चाइल्ड को पढ़ा रही है तो वो सेल्फ कंजम्पशन कर रही है ना, वो जो है अपने लिए ही यूज कर रही है उन्हें, तो वो जो सर्विसेज हैं उन्हें हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं अपने नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है फॉर सेल्फ कंजम्पशन वो इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि मान लो कि मेरी एक फैक्ट्री है, मैं क्लॉथ बनाने की फैक्ट्री है मेरी, ठीक है, तो मैं जो हूँ क्लॉथ्स बना रही हूँ और सेल कर रही हूँ, लेकिन उसी में से मैंने कुछ क्लॉथ्स हैं जो कि खुद ही कंज्यूम कर लिए, खुद के पास ही रख लिए, तो वो जो खुद भी कंज्यूम किए हैं उन क्लॉथ्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जो सर्विसेज का प्रोडक्शन है सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो इंक्लूड नहीं होती है, और जो गुड्स का प्रोडक्शन है सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो इंक्लूड किया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड।
इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस का मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट्स, हम लोग आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनके खुद के घर है, मतलब कि आप लोग किसी और के घर में नहीं रहते, किसी के घर में रेंट देकर नहीं रहते हो, ठीक है, आप खुद के घर में रहते हो। वहीं बहुत सारे होते हैं जो कि रेंट देते हैं घर का, मतलब कि जो होम होता है, जो घर होता है, उसे रेंट पर लेते हैं, वो किसी और का होता है लेकिन हम उसे यूज करते हैं रहने के लिए, और उस ओनर को क्या पे करते हैं? रेंट पे करते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा खुद का घर है, अगर स्टूडेंट्स वो हमारा खुद का नहीं होता तो हम अगर किसी और के घर में रहते तो हम रेंट पे करते ना, बिल्कुल पे करते। उस होम का जो प्रॉपर जो प्रॉपर्टी का रेंट है वो हम पे करते, राइट। तो वही चीज जो है कि अगर हम खुद का कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड होम है तो उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है? उसमें भी आपको यह ध्यान रखना है कि जो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट है वो आप इंक्लूड करने वाले हो आपके नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। चाहे वो हमारा खुद का घर है तो बस आपको ये समझना है कि अगर यही सेम घर हम किसी को रेंट पर दे देते तो जो मनी आता उस वैल्यू को आपको आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड करना होता है, ठीक है। फिर आता है चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। जो चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो हम लोग निकालते हैं, ये जो चेंज इन स्टॉक होता है उसकी वैल्यू इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। अब ये तो आपके फॉर्मूले में ही आ गया है चेंज इन स्टॉक, राइट। कहां आया फॉर्मूले में? तो देखिए ये रहा हमारा फॉर्मूला। आप क्या करते हो? वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो क्या किससे बनती है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से बनती है, राइट। तो बस वही चेंज इन स्टॉक जो है वो आपको आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड करना होता है, ओके। तो आई होप सो कि ये चीज जो है ये आप लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक। फिर चलते हैं आगे। जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड है, इसके ये जो प्रिकॉशंस है, आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है कि इसके क्या प्रिकॉशंस है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट वाला मेथड दैट इज इनकम मेथड। अब देखिए जैसे कि नेम में आ गया इनकम मेथड, तो इनकम मेथड क्या होगा? वो मेथड जिसमें कि हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि इनकम की हेल्प से जो नेशनल इनकम है उसे कैलकुलेट किया जाता है, ओके। जो डिफरेंट लोगों की जो सबकी इनकम होगी उस इनकम को मिलाकर जो पूरा टोटल आता है वो होता है आपका नेशनल इनकम, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज क्लियर है कि अब इनकम मेथड में हमें क्या करना है। अब किस किस चीज की इनकम और कैसे हम लोग इनकम को इंक्लूड करने वाले हैं वो देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द इनकम्स that accrue to the factors of production by way of wages, profit, rent, interest, etc. are summed up to obtain the national income, ठीक है। तो ये जो आपकी इनकम मेथड है इसमें क्या होता है? इसमें जो सारी इनकम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास में। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? वो सारे फैक्टर्स या वो सारी चीजें जो कि हेल्प करती है और फर्दर प्रोडक्शन में, या जो हेल्प करती है प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में, उन्हें कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो इनकम होती है वो सब कुछ हम इंक्लूड करते हैं, वो सारी इनकम को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलती है क्या? इनकम मेथड के हेल्प से जो आपकी नेशनल इनकम है वो, ठीक है। आई होप सो कि इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को कि इनकम मेथड में हम करते क्या है। अब जो इनकम मेथड है स्टूडेंट्स, इसमें जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं उससे हमें NDP-8FC मिलती है, दैट इज डोमेस्टिक इनकम हमें मिलती है। इस NDP-8FC में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो आपको मिलेगी क्या? नेशनल इनकम, राइट। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है कि आपको इनकम मेथड से क्या मिलने वाला है? NDP-8FC मिलने वाला है, और उसमें आप ऐड करोगे NFIA, तब जाकर आपको मिलेगी आपकी नेशनल इनकम, ठीक है। सो NDP-8FC इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हम ऐड करते हैं तो हमें मिलती है क्या? तो हमें
मिलती है अपनी NDPAT-FC, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपके वेजेस एंड सैलरीज पेड टू दी एम्प्लॉइज, ठीक है। जो एम्प्लॉइज है किसी भी एक कंपनी के, उन्होंने जितना भी जो है वेजेस और सैलरी अर्न किए हैं, कमाए हैं, वो आते हैं आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। दैट इज, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं COE, ठीक है। ये होता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और इन काइंड, दोनों ही चीज जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। प्लस हम करेंगे रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। रेंट, जो भी उस प्रॉपर्टी पर रेंट वगैरह आया होगा वो रेंट, वो जो लैंड हमने यूज किया, ठीक है। एंड रॉयल्टी जो होगी, फिर आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को आपको ऐड करना है, जो सबका प्रॉफिट है वो आपको ऐड करना है। एंड मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो एक डॉक्टर है, तो एक जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में भी वर्क कर रहा है और वही डॉक्टर एक क्लिनिक, अपना खुद का क्लिनिक भी रन कर रहा है, तो उस पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट जगह से इनकम मिली है ना, तो वो सारी जो है वो क्या होगी, वो होगी उसकी मिक्स्ड इनकम, कि उसे एक पर्टिकुलर प्लेस से मिली, दूसरी से मिली, और इन सब का जो सम अप है वो कहलाएगा क्या, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये उन्हीं की क्या है, इनकम होती है। इन सब इनकम को, जो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम है, इन सभी को जब हम साथ में ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है NDPAT-FC, ठीक। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है अच्छे से, कि इनकम मेथड में क्या चीजें आपको यूज करनी होती है। ओके, नाउ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को फाइंड आउट करने का ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। क्या होता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब अगर आप लोगों के पास में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो अगर डायरेक्टली नहीं गिवन होता है, तो आप इन सब को ऐड कर क्या निकालते हो, इन सब को ऐड कर निकालते हो आपका जो COE होता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें प्रॉफिट की, हो सकता है कि प्रॉफिट भी आपको जो है डायरेक्टली ना गिवन हो, तो प्रॉफिट के लिए आप क्या क्या करने वाले हो, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको मिलता है क्या, प्रॉफिट। और फिर वही हम बात करें ऑपरेटिंग सरप्लस की, ऑपरेटिंग सरप्लस आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। मतलब कि जो आपकी इनकम मेथड है उसका फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, NDPAT-FC इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस आपका जो लास्ट वाला है दैट इज मिक्स्ड इनकम, राइट। ये चीज है, मतलब कि इस ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पर अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था उसमें हमने देखा था कि ये चारों चीजें लिखी हुई थी अलग अलग, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट अलग अलग दिया था। अगर इन सबको मैं एक ही उसमें बोलूं तो इसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोल सकते हैं, कि इन सबको ऐड कर क्या मिलता है हमें, इन सबको ऐड कर हमें मिलता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इसे मैं ऑपरेटिंग सरप्लस के नेम से भी जो है ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ और रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। सो NDPAT-FC इज इक्वल्स टू COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक। आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर है। फिर यही वही जो फॉर्मूला है उसी को कुछ हमने इस फॉर्म में लिखा कि ये आपका क्या आया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम विल गिव यू डोमेस्टिक इनकम, और इस डोमेस्टिक इनकम में हम ऐड करेंगे NFIA तो हमें मिल जाएगा NNPAT-FC, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि आपको नेशनल इनकम नहीं फाइंड आउट करनी है, किसी और चीज को फाइंड आउट करना है और आपको बोला गया है कोई सा भी एक एग्रीगेट की GNPAT-FC निकालो, तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आपके पास में NDPAT-FC आ गया तो उसके बाद में जो आपको NFIA वगैरह की जरूरत है बस वही आपको पुट करना है और आपको आपका आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है अच्छे से कि इनकम मेथड से आपको आपकी नेशनल इनकम कैसे मिलती है। अब इनकम मेथड के जो प्रिकॉशंस हैं वो देख लें। क्या है, ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड। देखिए, जो आपकी नेशनल इनकम है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते। ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है, जो अनअर्न्ड इनकम होती है वो होती है ट्रांसफर इनकम, ठीक है। और जो अर्न्ड इनकम होती है वो होती है आपकी फैक्टर इनकम। मतलब कि हमने कुछ काम किया है और उसके बदले में हमें कोई इनकम मिल रही है
तो वो कहलाती है आपकी फैक्टर इनकम। और अगर हमने कोई काम नहीं किया और हमें सिंपली कोई भी काइंड ऑफ मनी मिल रहा है तो वो होती है ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम कभी भी इंक्लूड नहीं होती है, बिकॉज ट्रांसफर इनकम जो है वो वन साइड वाली इनकम है या वन साइड ट्रांसफर होता है और उसमें कोई भी जो है प्रोडक्शन नहीं होता है गुड्स या सर्विस का, इसलिए ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके, फिर आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूड नहीं होगी? जैसे कि हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड में देखा था कि जो सेल और परचेज होती है सेकेंड हैंड गुड्स की वो हम लोग इंक्लूड नहीं करते। सेम वे में जो इनकम जनरेट होगी स्टूडेंट सेकेंड हैंड गुड्स के सेल एंड परचेज से वो इंक्लूड नहीं होगी। उसका रीजन देखो, कोई एक स्कूटी जो कि सेकेंड हैंड है, ठीक है, मैंने परचेज की वो, अब जब वो मैंने परचेज की तो मैंने उसके लिए पेमेंट किया, वो जो पेमेंट होगा स्टूडेंट्स वो किसी की तो इनकम हुई, लेकिन वो जो स्कूटी की वैल्यू वो ऑलरेडी हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं, मतलब कि उस स्कूटी का जितना मनी होना चाहिए था वो ऑलरेडी हो चुका है ना, तो इसलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो वापस से क्या हो जाएगा, वो डबल टाइम काउंटेशन हो जाएगी और इससे जो आपकी नेशनल इनकम है वो ज्यादा दिखेगी हमें। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर इस सेल और परचेज में कोई भी काइंड ऑफ ब्रोकरेज हुआ है या ब्रोकरेज का पेमेंट हुआ है, किसी की जो है किसी ने ब्रोकरेज या कमीशन जो है वो अगर उसने अर्न किया है तो वो चीज इंक्लूड होगी, क्योंकि उस पर्सन का काम ही वही है, एक ब्रोकर का काम ही वही है कि यहां से लिया वहां दिया, तो उसकी इनकम तो वही होगी ना, तो वो तो अपना काम कर रहा है, तो उसकी जो वो ब्रोकरेज जो होगा या जो कमीशन वाला मनी होगा वो जरूर इंक्लूड होता है, ठीक है। बट जो एक पूरी वैल्यू है उस किसी भी एक सेकेंड हैंड गुड की, उस पर जो इनकम हुई होगी जनरेट, वो नहीं इंक्लूड होती है, ठीक है। फिर आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। इनमें भी जो ये शेयर्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स है, ये सारे जो असेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये फाइनेंशियल असेट्स होते हैं, इन्हें हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई गुड्स का ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये क्या हुआ, शेयर एक से दूसरे के पास चला गया, ऐसा हुआ है, तो वो चीज हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं अपनी नेशनल इनकम में। लेकिन इन पर भी अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन किसी ने अर्न किया तो वो इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है विंडफॉल गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड। अब बात ये आती है कि विंडफॉल गेन्स का मतलब क्या होता है। विंडफॉल गेन्स स्टूडेंट्स वो गेन्स हैं कि कहीं से भी, मतलब कोई काइंड ऑफ लॉटरी या कोई भी एक काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट है, वो विंडफॉल गेन्स हम लोग अर्न नहीं करते, ये जो है ये ट्रांसफर इनकम होती है, और बिकॉज ये ट्रांसफर इनकम है इसीलिए ये इंक्लूड नहीं होती है आपकी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, ठीक है। दे आर विंडफॉल गेन, जैसे हवा चली और हमारे पास में गेन आ गया, ओके, लॉटरी क्या है, वो एक विंडफॉल गेन ही होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कोई भी काइंड ऑफ फैक्टर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की होती है, इसलिए हम विंडफॉल गेन्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। फिर imputed value of service providers by owners of production unit will be included, ठीक है। जो imputed value है किसकी, सर्विस प्रोवाइडर्स by owners of production unit will be included। अब जैसे कि मान लो कि मेरा कोई एंटरप्राइज है, ठीक है, अब मैं वहां पर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं, मेरा ही एंटरप्राइज है वो, अगर मैं वहां पर काम कर रही हूं तो इट मींस कि ये मेरे एक जो ओनर है वो खुद ही काम कर रहा है ना, राइट। तो मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं, मैं कुछ भी काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो इंक्लूड करनी है, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो कोई और करता और उसे तो हम पेमेंट करते ना, राइट, तो वो इनकम तो जनरेट होती, तो इसलिए उसको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर आता है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। कोई पास्ट की सेविंग्स है तो उसमें से अगर हमने पेमेंट किया तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स 1 साल पुरानी मेरे पास में कोई सेविंग्स है और उसमें से मैं 10,000 रुपीज किसी को पे कर रही हूं, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो जो मनी है वो ऑलरेडी जो पास्ट की हमारी नेशनल इनकम होगी या पास्ट में जब हम लोगों ने सारे मेजरमेंट किए होंगे तो वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी होगी, ठीक है, मतलब कि वो पहले ही इंक्लूड हो चुकी है, तो इसलिए हम उसे वापस इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं इनकम मेथड के जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक। प्रिकॉशंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स, अगर हमें प्रिकॉशंस प्रॉपर्ली नहीं पता होंगे तो आगे जो कैलकुलेशन है उनमें हम लोग मिस्टेक कर देंगे और वो मिस्टेक अल्टीमेटली हमारे आंसर को गलत बना देगी, ठीक है। इसलिए प्रिकॉशंस हमें हर एक चीज के याद रखने हैं।
तो आई होप सो कि ये जो इनकम मेथड है ये आप लोगों को क्लियर हो गई है। फिर आता है हमारा जो थर्ड मेथड है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ देखो इनकम मेथड में हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, जो सारी जगहों से इनकम हमें मिल रही थी वो हम लोगों ने ली थी इनकम मेथड में, राइट, जो भी फैक्टर इनकम थी। अब एक्सपेंडिचर मेथड में ये वो मेथड होगा जिसमें कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं वो एक्सपेंसेस के बेसिस पर क्या किया जा रहा है, वो एक्सपेंसेस के बेसिस पर कैलकुलेशन की जा रही है नेशनल इनकम। मतलब कि देखो आप एक्सपेंस कहां से करोगे, जब आपके पास में मनी होगा तभी तो आप एक्सपेंस कर सकते हो। तो अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो भी यही बता रही है कि टोटल कितना मनी है आपकी इकोनॉमी में। अगर हम कोई गुड्स भी खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज है कि वो गुड्स जो बने होंगे उन्हें खरीदा जाएगा तो उन पर क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो बस वही चीज है कि जहां जहां पर एक्सपेंसेस हो रहे हैं और उन एक्सपेंसेस को जो हम टोटल करते हैं तो वो आती है आपकी एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। सो दिस मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम एज द सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स, ठीक है। ये 4 सेक्टर होते हैं जो कि हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था उसमें, कि ये 4 क्या है हमारे सेक्टर्स होते हैं। तो हाउसहोल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और जो आपका फॉरेन सेक्टर है, सबकी मिला जुलाकर ये इनकी सबकी जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस ये इनकर करते हैं, ये सब कुछ हम ऐड करते हैं और इन सबको ऐड कर कर हमें क्या पता चलता है, इन सबको ऐड कर कर हमें हमारी नेशनल इनकम मिलती है, ठीक है। तो आई होप सो कि एक्सपेंडिचर मेथड का जो मतलब है यह आप लोगों को क्लियर हो गया है। हम लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड से स्टूडेंट्स जीडीपी एट एमपी मिलता है, ठीक है। तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें मिलेगा जीडीपी एट एमपी, और इस जीडीपी एट एमपी को हम कन्वर्ट करेंगे फिर डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम या फिर कोई भी हमारा एग्रीगेट हमें फाइंड आउट करना है तो उसमें, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो फॉर्मूला होता है आपका जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां पर सब कुछ शॉर्ट में है, मैं आपको फुल फॉर्म पूरा बता रही हूं और आगे हम ये भी देखेंगे कि इन सबको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट पीएफसीई, जो कि होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हाउस होल्ड और प्राइवेट फर्म्स है, उन सब का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हो गया। फिर आता है जीएफसीई, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो आएगा। फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज जीडीसीएफ प्लस एक्स माइनस एम। एक्स होता है आपका एक्सपोर्ट और एम होता है इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यह आता है आपका फॉर्मूला बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब इन सब को कैसे फाइंड आउट करना है, बिकॉज इनके लिए भी अलग अलग चीजें हैं, इनके भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो सबके क्या कंपोनेंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर आपको डायरेक्टली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो फिर आपको ये फॉर्मूला देखना होगा। क्या है ये फॉर्मूला, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें इसे। वैसे यूजुअली जो है आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन होता है, लेकिन वो 1% चांस होता है ना कि नहीं गिवन हो, तो उसके लिए जो है आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। इसमें क्या है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड सेक्टर का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो, और उसमें आपको ऐड करना है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि हाउस होल्ड्स को सर्व कर रहे हैं, उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो, ठीक है। फिर वही हम बात करें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो ये क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अब देखो गवर्नमेंट सेक्टर जो है, जो गवर्नमेंट है, उनकी भी खुद की क्या होती है, फर्म्स भी होती है, वो उनका खुद का भी कंजम्पशन है और साथ ही साथ में वो लोगों के लिए भी कंजम्पशन करते हैं, है ना। तो जो आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसमें क्या इंक्लूड होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो
सीओई दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो हम लोग पढ़ के आए थे, तो सीओई पेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉइज को कंपनसेशन पे किया है, जो भी गवर्नमेंट फर्म्स होंगी वो फर्म्स अपने एम्प्लॉइज को पे तो करेंगी, तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट, प्लस डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। अब क्या है, एक और उसमें क्या ऐड किया है, जो डायरेक्ट परचेज है फ्रॉम अब्रॉड, किसके लिए, जो एम्बेसीज और कंसुलेट्स हैं अब्रॉड में बेस्ड उनमें, ठीक है। फिर इसमें माइनस करना है क्या, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो कि जनरल गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया है, ओके, उन्हें जो सेल किया है, खुद ने जो प्रोड्यूस किया है उसी को वो सेल कर रहे हैं, तो उस चीज को हमें माइनस करना होता है, ओके। ये दोनों ही स्टूडेंट्स आपको यूजुअली क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है, लेकिन इसको आपको थोड़ा थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर बाय चांस क्वेश्चन में ये डायरेक्टली नहीं गिवन होंगे तो फिर आपको इनकी हेल्प से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के जो फॉर्मूले हैं वो याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एकदम आप समझ लो कि ये कंपलसरी है। उसका कंपलसरी होने का रीजन ये है बिकॉज आपके यूजुअली क्वेश्चंस में आप लोग देखोगे कि आपको जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं गिवन है, दूसरी चीजें जो है वो गिवन होती है और फिर उससे आपको पहुंचना होता है जीडीसीएफ तक, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या है इसका फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो इसमें आपको ऐड करना है क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है उसे हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं, मतलब कि हमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है तो आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और इसको आपको ऐड करना होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। नाउ एक और चीज याद रखना कि हो सकता है कभी कभी आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया हो, कभी कभी आपको दिया हो क्या, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रॉस की जगह क्या दे दे, नेट दे दे, तो क्या करना, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन कर देना, बिकॉज डिफरेंस क्या है, यहां पर नेट है यहां पर ग्रॉस है, तो बस उसमें डायरेक्टली आप क्या ऐड कर दोगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। एक और चीज होती है स्टूडेंट्स की, कभी कभी आपको क्या दिया होता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया और आपको दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप इसमें भी डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो तो आपके पास में आ जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। और इसके अलावा और क्या फॉर्मूला होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने का, तो क्या चाहिए फॉर्मूला होता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखनी ही पड़ेगी, क्या है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, उसमें हम ऐड करेंगे रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट वाले को, और उसमें भी हम ऐड करेंगे ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और उसमें हम क्या ऐड करेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो इससे आपको मिलेगा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है कि आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सॉरी, उन सब को कैसे फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। उसके जो सारे डिफरेंट आपके कंपोनेंट्स हैं उनमें कुछ ये चीजें हैं और इन्हें कैसे फाइंड आउट करना है, आई होप सो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक है। तो आई थिंक कि एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर है। अब इस एक्सपेंडिचर मेथड के भी हम फॉर्मूले देखेंगे, उसके पहले सॉरी प्रिकॉशंस देखेंगे, उसके पहले कुछ ये देख लेते हैं। देखो इन सबको ऐड करने पर आपको क्या मिला, जीडीपी एट एमपी मिला। अब जीडीपी एट एमपी मिल गया है स्टूडेंट्स, तो इससे जो है हम कोई भी एग्रीगेट फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस हमें जो है कन्वर्जन आना चाहिए, और कन्वर्जन के लिए जो चैप्टर 3 है अगर वो पढ़ा होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
तो इसमें जब मैं माइनस कर दूंगी डेप्रिसिएशन को और माइनस कर दूंगी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो मुझे क्या मिलेगा, एनडीपी एट एफसी, राइट। इसमें से हमने ये माइनस किया तो एनडीपी एट एफसी मिला, और इस एनडीपी एट एफसी में आप ऐड कर दो एनएफआईए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एनएनपी एट एफसी। ये एफसी जो है वो सबस्क्रिप्ट में आएगा, आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आपको मिल जाएगा आपका एनएनपी एट एफसी, दैट इज नेशनल इनकम। ओके, तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर आते हैं प्रिकॉशंस पर। अब देखो प्रिकॉशंस में ना एक चीज याद रखो, सारे ही जो आपके तीनों ही मेथड्स है उनके प्रिकॉशंस में याद रखो कि जो भी सेकेंड हैंड गुड्स का सेल परचेज होगा उस चीज को आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में कोई भी हम बोलेंगे कि जिसमें कि डबल काउंटिंग हो रही हो, ऐसी चीजें हमें इंक्लूड नहीं करनी होती है। इंटरमीडिएट गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर है वो आप इंक्लूड नहीं करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली वो है ना आपके फाइनल गुड्स जो होगा उसके एक्सपेंडिचर जब आप करोगे तो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, इसलिए हम इंटरमीडिएट को कभी भी इंडिविजुअली अलग नहीं लेते हैं, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट्स, ये चीजें भी कभी भी जो है आपकी इंक्लूड नहीं होती है नेशनल इनकम में, ठीक है। So expenditure of intermediate goods will not be included, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बिकॉज इन इंटरमीडिएट गुड्स की जब प्रोसेसिंग होगी, जब इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे फाइनल गुड्स में, और जब कोई फाइनल गुड्स खरीदेगा उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करेगा, तो अल्टीमेटली उस एक्सपेंडिचर में वो इंटरमीडिएट गुड्स वाली वैल्यू भी होगी ही होगी, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को हम सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, जो ट्रांसफर पेमेंट्स है वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। उसका रीजन क्या है कि जब भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है या नेशनल इनकम से रिलेटेड ये जो सारे एग्रीगेट्स हैं इनमें किसी का भी कैलकुलेशन होता है तो कभी भी ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। बिकॉज ये जो है ट्रांसफर पेमेंट्स जो होते हैं इनमें हमें कोई भी प्रोडक्टिव जो हमारा एस्पेक्ट है वो नहीं देखने को मिलता, प्रोडक्टिव गुड्स या सर्विसेज नहीं देखने को मिलते, ठीक है। तो इसलिए जो है ये कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं, ओके। ओनली जो हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें होती है, दैट इज जो फैक्टर इनकम होती है, सिर्फ वही इंक्लूड होती है हमेशा। तो ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, मतलब कि जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज वगैरह है वो कभी इंक्लूड नहीं होगी, और इसी के साथ साथ में ऐसे ही जो और भी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं वो कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आता है परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। देखिए सेकेंड हैंड गुड्स का आपको कुछ भी नहीं लेना है, तो सेकेंड हैंड गुड्स का जो परचेज है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स नॉट इंक्लूडेड, जो फाइनेंशियल एसेट्स है दैट इज शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स है, इन्हें अगर परचेज किया तो उस पर्टिकुलर आइटम को भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज ये जो फाइनेंशियल एसेट्स है इनसे डायरेक्टली कोई भी गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए हम फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड जो भी हमारी इनकम वगैरह होती है उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड, खुद के लिए जो प्रोडक्शन किया गया है और अगर उस पर कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है तो वो आपकी नेशनल इनकम का पार्ट होता है, ठीक है। ये चीज भी हमें क्लियरली ध्यान रखनी है, ओके। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये जो हमारे तीनों ही मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, तीनों ही मेथड्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इनके प्रिकॉशंस भी क्लियर हो गए होंगे, और साथ ही साथ इनके जो फॉर्मूलेज हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक भी न्यूमेरिकल नहीं करवाया है, ये न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन वो सब कुछ हम एक साथ में एक वीडियो में करेंगे बल्क में। अभी मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ एक वन शॉट रिवीजन देखेंगे, हम कंसेप्ट समझेंगे, और फिर जो है आगे आने वाले वीडियोज में जितने भी आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं संदीप घर के, सारे सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो आई होप सो कि यहां तक की जितनी भी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है ये आप लोगों को क्लियर हो गई है, ओके। फिर आता है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, ओके। करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस से क्या मतलब समझ में आया, अब हम वो देखते हैं। तो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, देखो स्टूडेंट्स, करेंट प्राइस का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि करेंट ईयर के जो प्राइजेस हैं वो, अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा रहा है करेंट ईयर के प्राइजेस के बेसिस पर, तो वो होता है आपका नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, ठीक है। तो
तो मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करेंट ईयर प्राइसेस, ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, ये जब हम करेंट ईयर के प्राइसेस पर मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। It does not show the true picture of the economic growth of the country। अगर नेशनल इनकम को हम करेंट ईयर के प्राइसेस के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उससे हमें ट्रू पिक्चर पता नहीं चलती है हमारी कंट्री की। मतलब कि उसका सीधा सीधा सा रीजन ये बनता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो आपके करेंट ईयर के प्राइसेस हैं, हो सकता है कि वो प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं, वो जो है उनमें जो रेट है वो ज्यादा हो, बट एक्चुअल में उतनी वैल्यू ना हो गुड्स की, राइट। ये चीज पॉसिबल होती है कि जो एक्चुअल जो वैल्यू होती है गुड्स की उससे ज्यादा अगर प्राइस बताया जा रहा है तो दैट मीन्स इन्फ्लेटेड प्राइस है, महंगाई वाला जो है वो चल रही है। तो महंगाई की वजह से अगर आप करेंट ईयर के बेसिस पर कैलकुलेट भी करोगे आपकी नेशनल इनकम, तो महंगाई की वजह से वो जो आपकी नेशनल इनकम है वो बढ़ के दिखेगी, मतलब कि वो ज्यादा दिखेगी। तो ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड वैल्यूज हमें मिलेंगी, इसलिए करेंट ईयर के प्राइसेस पर जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। ओके, ये जो जब हम करेंट ईयर के प्राइसेस के बेसिस पर कैलकुलेशन करते हैं तो वो ट्रू पिक्चर हमें शो नहीं करता है कंट्री के नेशनल इनकम की। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, तो कांस्टेंट प्राइस का मतलब है कि कोई एक बेस ईयर लिया गया है और उस बेस ईयर के प्राइसेस के बेसिस पर जो है फर्दर कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये जो हम बेस ईयर के प्राइसेस को लेते हैं और फिर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो एक ट्रू पिक्चर शो करता है इकोनॉमी की। ठीक है, अब ये चीज याद रखना है कि बेस ईयर जो होता है वो ऐसा होता है जो कि फ्री होता है सारी चीजों से इन दी सेंस ऐसे कि उस ईयर में ना तो कोई नेचुरल कैलामिटीज आई, ना ही बहुत ज्यादा जो है प्राइसेस अप डाउन हुए। वो एक स्टेबल ईयर है जिसमें सब कुछ उस ईयर में सब कुछ स्मूथली चला हो। ठीक है, तो ऐसे ईयर को ही बेस ईयर माना जाता है। जब हम बेस ईयर के बेसिस पर कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें जो है कंपैरिजन भी इजी होता है। जैसे कि देखो, अगर मैं 2020 की नेशनल इनकम कैलकुलेट करूं करेंट ईयर के प्राइसेस पर, और वही मैं कैलकुलेशन कर रही हूं 2019 की भी नेशनल इनकम करेंट ईयर के प्राइसेस पर, ठीक है, तो इसमें यह होगा कि हो सकता है 2019 में उतना इन्फ्लेशन ना हो जितना 2020 में हो, तो कहीं ना कहीं जो है आपका क्या होगा, जो नेशनल इनकम है वो सही नहीं आएगी। लेकिन अगर वही मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ किसके बेसिस पर, कैलकुलेशन कर रही हूँ किसी बेस ईयर के प्राइस के बेसिस पर, तो अब मैं 2019 और 2020 के बीच का जो कंपैरिजन है वो कर पाऊंगी और उससे जो है एक ट्रू पिक्चर समझ में आएगी आपकी इकोनॉमी की, कि क्या आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, ये चीजें हमें उससे फिर समझ में आएगी। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। सो मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, जो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस मतलब कि एक जो है कांस्टेंट प्राइस है, रुका हुआ प्राइस है, ऐसा नहीं कि हर ईयर वो प्राइस चेंज हो रहा हो। कांस्टेंट प्राइस है मतलब कि कोई बेस ईयर वाला प्राइस है। ठीक है, सो मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, प्रेजेंटली 2011-12 इज टेकन एज बेस ईयर इन इंडिया। ओके, अभी तक हम 2011-12 को लेते हैं, उससे चेंजेस नहीं हुए हैं। इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल्स टू, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम देखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय करेंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, जब हम प्राइस इंडेक्स से करेंट प्राइस को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दें और उसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमें मिलता है हमारी जो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है वो। ठीक है, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो प्राइस इंडेक्स इज द इंडेक्स नंबर व्हिच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है, दो जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं, उन दो टाइम पीरियड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका प्राइस इंडेक्स। ठीक है, उन दो टाइम पीरियड के बीच में जो प्राइस का डिफरेंस है वो कहलाता है आपका प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स कौन सा नंबर है, ये वो इंडेक्स नंबर होते हैं जो कि हमें दो डिफरेंट टाइम पीरियड के बीच में जो प्राइसेस में चेंजेस है वो शो करते हैं। जैसे कि बेस ईयर और कांस्टेंट ईयर में कितना, बेस ईयर और करेंट ईयर में
जो प्राइजेस हैं उनमें कितना चेंजेस है, ये प्राइस इंडेक्स से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स आपको वही चीज बताता है। तो ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, इससे जो है आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या होता है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय करेंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, देखो जो हमने करेंट प्राइस पढ़ा उसमें हमने पढ़ा इसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। वही जब हम कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो कांस्टेंट प्राइस वाले को हम रियल नेशनल इनकम कहते हैं। रियल नेशनल इनकम क्या क्यों कहेंगे, बिकॉज जब हम कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पर कैलकुलेशन करते हैं तो जो आपकी नेशनल इनकम होती है वो जो है एक रियल पिक्चर शो करती है उससे। ठीक है, इसलिए जो है ये रियल नेशनल इनकम कहलाती है कांस्टेंट प्राइस वाली। ठीक है, तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर हो गया है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस का जो मतलब है वो। अब इसी से सेम रिलेटेड टर्म्स आते हैं, क्या है आपके नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखो नॉमिनल नेशनल इनकम पढ़ा, क्या था वो, नेशनल इनकम कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करेंट ईयर प्राइसेस। तो जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी मेजर्ड या फिर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करेंट ईयर प्राइसेस, तो वो होगा आपका नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, सो नॉमिनल जीडीपी इज व्हाट, जीडीपी एट करेंट प्राइस। और वही मैं बात करूं रियल जीडीपी की तो क्या हो गया, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब कि बेस ईयर वाला प्राइस। ठीक है, जैसे नॉमिनल नेशनल इनकम था तो बस उस नेशनल इनकम को हटाकर हम जीडीपी बोल देंगे तो वो ये आ गया, और रियल नेशनल इनकम की जगह पर मैं रियल जीडीपी बोल दूं तो वो ये आ गया। ठीक है, फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। उसमें क्या देखा था हमने, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस वाले को हम लेते हैं रियल। ठीक है, तो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो बस ये याद रखो कि रियल से नॉमिनल कैसे जाना है, नॉमिनल से रियल कैसे जाना है, और रियल का मतलब क्या होता है एंड नॉमिनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इतनी चीज है आप याद रखोगे तो आपका जो ये नॉमिनल रियल वाला है वो आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, तो वो जो हमने दो अलग अलग कंसेप्ट पढ़े, करेंट कांस्टेंट प्राइस और ये रियल नॉमिनल, इसे अलग अलग पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसको हम एक साथ में देख सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्या है, जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीडीपी है क्या वो एक वेलफेयर का इंडेक्स है, नहीं है। क्यों नहीं है, उसी के रीजंस पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि इंक्रीज्ड जीडीपी का मतलब होता है इंक्रीज्ड वेलफेयर, ये चीज कंपलसरी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होती है, क्यों हम बोलते हैं कि ये दोनों मतलब कि ये चीज सही नहीं है, या हम इंक्रीज्ड जीडीपी को इंक्रीज्ड वेलफेयर इंडेक्स क्यों नहीं बोल सकते हैं, उसके रीजंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हायर जीडीपी डज नॉट नेसेसरली मीन ग्रेटर वेलफेयर ड्यू टू फॉलोइंग लिमिटेशंस। सबसे पहला वाला लिमिटेशन आया आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो कंट्री है इंडिया में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा कैसा है, अनइवन है। राइट, यहां पर आपको दिखेगा कि किसी के पास तो बहुत पैसा है, कोई जो है बहुत रिच है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे हैं जिनके पास में मियर 2 टाइम का खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं होता है। राइट, तो ये चीज शो कर रहा है कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, और इस डाइवर्स कंट्री में आपको दिखेगा बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहां पर आपको रिच से रिचेस्ट भी दिखेंगे और एकदम पुअरेस्ट वाले लोग भी देखने को मिलते हैं। राइट, तो ये चीज क्या शो कर रहा है कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। अब मान लो स्टूडेंट्स की जो जीडीपी है वो इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ सम रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, मान लेते हैं, बिकॉज जीडीपी है क्या, जीडीपी का मतलब क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये जो वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज है ये प्रोड्यूस कर दिए रिच सेक्शन ने।
ठीक है, पुअर का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, ये जो जीडीपी बढ़ा उसमें पुअर का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, मान लेते हैं हम लोग, तो वो जो पुअर पर्सन है उसको अल्टीमेटली वो जीडीपी के बढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो अगर आपका जीडीपी इंक्रीज भी हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये कम हो रही हो, ये जरूरी नहीं होता है, राइट। हम सिर्फ और सिर्फ जीडीपी के बढ़ने से ये नहीं बोल सकते कि जो इनकम है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, या इनकम, ये जो जीडीपी बढ़ा है इसका फायदा हर एक सेक्शन को मिला हो, जरूरी नहीं है, राइट। अब जैसे कि एक और सिंपल सा हम लोग एग्जांपल लें, एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत सारी पॉपुलेशन जो है हमारी डिपेंडेंट है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है वो काफी कम है, राइट। एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो कम है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलती है। तो ये चीज क्या शो कर रही है कि जो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से बढ़ रहा है, वो जो है सर्विस सेक्टर से बढ़ रहा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पॉपुलेशन है फिर भी वहां का नहीं बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि वो जीडीपी जिसकी वजह से बढ़ा है, अगर जीडीपी सर्विस सेक्टर की वजह से बढ़ रहा है तो वो सर्विस सेक्टर में वर्क करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद रहा होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका तो उसमें कोई फायदा नहीं हुआ, राइट। तो अल्टीमेटली इससे हमें यह समझ में आया कि विद इंक्रीज इन जीडीपी हम ये नहीं बोल सकते कि जो इनकम इनइक्वालिटी है वो कम हो रही हो, या जो आपका जीडीपी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नहीं, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है वो भी कैसा है, अनइवन है, ठीक है। तो ये इसका क्या बता रहा है कि इंक्रीज जीडीपी का मतलब ये नहीं है कि आपकी कंट्री का कुछ वेलफेयर हुआ हो, या पूरी कंट्री में जो हर एक पर्सन है उसके वेलफेयर में कुछ ना कुछ हुआ हो, ठीक है। So it is possible that with rise in GDP, inequalities in the distribution of income may also increase, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रहा है जो इनइक्वालिटीज हैं इनकम में वो भी इंक्रीज होने लगे, रिच जो है वो रिच बनता जाए और पुअर जो है वो वैसा ही रहे, तो इनइक्वालिटीज क्या होगी, और ज्यादा इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है। फिर राइज इन जीडीपी में बी बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, हो सकता है कि चेंज इन प्राइस की वजह से जो है जीडीपी राइज हुआ है, मतलब कि हो सकता है कि प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया है, इसलिए जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये कोई एक ट्रू या रियल जो है वेलफेयर का इंडिकेटर थोड़ी ना हुआ। महंगाई आना इज नॉट अ गुड थिंग, नो, महंगाई हम नहीं चाहेंगे कि आए हमारी कंट्री में। तो ये जो है कि अगर प्राइसेस राइज हो रहे हैं तो वो भी कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन एंड वेलफेयर दोनों अपोजिट हो गए, तो हो सकता है कि जीडीपी बढ़ा हो विद इंक्रीज इन प्राइसेस, ठीक है। तो ये भी एक रीजन बन रहा है इसको सपोर्ट करने के लिए। फिर आता है नॉन मॉनेटरी चेंजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ जीडीपी। जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स वो आपके जीडीपी का पार्ट नहीं होते हैं, राइट। मतलब कि जो मम्मी खाना बना रही है घर वालों के लिए वो आपके जीडीपी में इंक्लूड नहीं हुआ। मम्मी ने काम तो किया ना, मम्मी ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया, उन्होंने सबके लिए खाना बनाया, लेकिन वो इंक्लूड नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज वो एक नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज था, ठीक है। ऐसे ही जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो लोग काम तो कर रहे हैं ना। अगर मम्मी खाना नहीं बना के देगी तो हम खाएंगे क्या? इतना तो हम में नहीं है कि हम जाके बना ले, राइट। तो मम्मी जो है वो खाना बना के देती है, तब हम खाते हैं, तब जाकर हम अच्छे से काम करते हैं, राइट। तो ये जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं ये भी बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन ये जीडीपी का पार्ट नहीं बनते। तो इसलिए ये जो हम बोलेंगे कि ये जो जीडीपी का पार्ट नहीं बन रहे हैं, तो ये आपका जो जीडीपी है वो एक ट्रू जो है पिक्चर शो नहीं करता है आपके कंट्री की, ठीक है। फिर एक्सटर्नलिटीज नेगेटिव और पॉजिटिव। एक्सटर्नलिटीज ये क्या होती है? कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब कि हमारे जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हमारे इन्वायरमेंट में नहीं, कुछ एक्सटर्नली कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव असर होना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सटर्नलिटीज। अब मान लो कि जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, लेकिन विद इंक्रीज इन जीडीपी पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो गया।
जो आपकी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन इंक्रीज हो गया, एयर पोल्यूशन बहुत हो रहा है, वाटर पोल्यूशन बहुत हो रहा है, क्या ये हमारे लिए वेलफेयर वाला काम है? क्या ये हमारे वेलफेयर में कुछ हुआ है? हमारे लिए कुछ अच्छा था क्या इसमें? नहीं था। लेकिन जीडीपी तो बढ़ गया ना। जीडीपी क्यों बढ़ गया? बिकॉज ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन हो गया। बस गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन हो गया मतलब कि आपका जो जीडीपी है वो क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। अब क्या मैं ये बोल दूं कि इंक्रीज जीडीपी मतलब अच्छा हुआ? देखो उसकी वजह से एनवायरमेंट पर कितना इफेक्ट पड़ा है, राइट? तो वो चीज सही नहीं हुई है। तो ये जो एक्सटर्नलिटीज है ये भी इग्नोर की जाती है। इसे अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि आपका जो राइज इन जीडीपी है उसकी वजह से इन्वायरमेंट पर एडवर्स इफेक्ट हुआ है, जो कि सही नहीं है, राइट? तो एक्सटर्नलिटीज जो है ये भी क्या शो कर रही है कि आपका जो वेलफेयर है वो जरूरी नहीं है कि विद इंक्रीज इन जीडीपी ग्रेटर वेलफेयर भी हुआ हो, ठीक है? जीडीपी में राइज बिकॉज ऑफ राइज इन नेचर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है? जीडीपी हो सकता है राइज हुआ है, क्यों? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, अब ज्यादा पॉपुलेशन हो गई तो ज्यादा लोग जो है परचेजिंग कर रहे हैं, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि जीडीपी बढ़ गया हो। लेकिन क्या पॉपुलेशन का बढ़ना सही है? नहीं है। पॉपुलेशन नहीं इंक्रीज होनी चाहिए। वैसे ही हमारी कंट्री में बहुत पॉपुलेशन है और इंक्रीज होने का जो रेट है वो भी बहुत हाई है। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये सही नहीं है। तो ये भी कहीं भी सही भी जो है कंट्री के वेलफेयर में नहीं हुआ, राइट? तो अल्टीमेटली इन सब पॉइंट से हम क्या बोल सकते हैं कि हायर जीडीपी डज नॉट नेसेसरली मीन ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हो सकता है कि जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर हो रहा हो सोसाइटी का, लेकिन जरूरी नहीं है कि वेलफेयर हो ही हो, ठीक है? इसका जो है हमें दूसरा इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, दैट इज वेलफेयर नहीं होना, ठीक है? अपोजिट में वर्क करना, ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है। ओके, तो आई होप सो कि हमारा जो ये वाला टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर, ये टॉपिक भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। और ये जो हमारा चैप्टर था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इसमें जो सारे ही टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े, आई होप सो कि ये सारे ही टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। अब एक जो छोटी सी चीज और हमें सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और उस पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो आपका जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये कुछ वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसे स्क्रॉल कीजिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे स्क्रॉल करने पर आपको कुछ ये दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लास 12 से लेकर क्लास फर्स्ट, किंडरगार्टन, एनसीईआरटी एग्जाम प्लान 9 to 12, एक्स्ट्रा लर्निंग, ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल मिलेंगे। अब हमें वीडियो कैसे देखना है? जैसे कि हमें क्लास 12 इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो सबसे पहले आपके पास में क्लास 12 ही ओपन रहता है। उसमें स्टूडेंट्स जितनी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है वो सारी आपको विजिबल हो जाएगी। बस आपको देखना है कि इकोनॉमिक्स कहाँ पर है, ठीक है? जहां पर आपको मेरी फोटो दिख जाएगी वो आपको समझ जाना है कि वो इकोनॉमिक्स आ गया है भाई, ठीक है? अब आपका जो इकोनॉमिक्स है स्टूडेंट्स, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों की ही अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो आपको उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको इजीली आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब बस उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे से एक ऑप्शन दिखेगा वॉच नाउ का, उस वॉच नाउ पर क्लिक करना तो कुछ ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब ये जो वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस है इसके अंदर स्टूडेंट्स आपके जो सारे चैप्टर्स है वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है और सारे चैप्टर के जो एक एक टॉपिक है वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? बस आपको स्क्रॉल करना है और देखना है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा जो चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मनी एंड बैंकिंग, उसका जो ओवरव्यू है वो हमें पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? ये मनी एंड बैंकिंग हमें दिख रहा है, हम बस इस पर जो है क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने से उसके अंदर जितने भी अवेलेबल टॉपिक्स है वो सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है? अब इन टॉपिक्स में से आपको दिख रहा है ओवरव्यू, उसमें यहाँ पर वॉच नाउ का ऑप्शन होगा, उस वॉच नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। अब इस वीडियो के इधर डाउन साइड आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है। इफ आपको नेक्स्ट पर जाना है तो यहाँ पर क्लिक कर दो, इफ नेक्स्ट पर नहीं जाना है तो यहाँ से कैंसिल कर दो। इससे कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा और फिर से आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है और इसी वे में आप किसी भी क्लास
क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। आई होप कि ये जो सारी चीजें, ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर है और जो हमारा चैप्टर है वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। थैंक यू।